देखना ना भूलें हर शनिवार रात 9 बजे हमारा खास कार्यक्रम सफर, सिर्फ एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प पर। Hello friends, welcome to the Advocate Chamber for Legal Help and I am Advocate Rajiv Kumar Sukla with you. Today I am going to discuss an important topic which is related to maintenance case. As you know, every wife wants to get maintenance from her husband. So wife file a maintenance case before the family court. I am making this video for that wife who is going to file maintenance case against husband before the family court. So whenever you file maintenance case against your husband, then always remember three things. First thing is that you have proof of marriage. Secondly, husband earns money. And thirdly, you don't earn anything. If you remember these three things, then it will be easy for you to get maintenance and you can win maintenance case easily. So this was our short video on maintenance. I shall come back. Till then, goodbye. जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी आपराधिक केस में विवेचक अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हमने अपने पिछले वीडियो में कई बार आपको बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि विवेचक के क्या अधिकार होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, विवेचक को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और शॉर्ट में आईओ कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। विवेचक किसी भी संज्ञेय अपराध की विवेचना मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के कर सकता है। संज्ञेय अपराध के मामलों में विवेचक बिना वारंट अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति विवेचक के कर्तव्य पालन में बाधा डालता है तो विवेचक उसे भी गिरफ्तार कर सकता है। यदि कोई अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है तो विवेचक आवश्यक बल का प्रयोग भी कर सकता है। यदि विवेचक को विश्वास है कि अभियुक्त घर में छुपा हुआ है तो विवेचक घर में कहीं से भी घुस सकता है और घर का दरवाजा भी तोड़ सकता है। लेकिन घर में यदि महिलाएं हैं तो विवेचक का यह अधिकार थोड़ा सीमित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति विवेचक को देखकर भाग जाता है तो विवेचक उसका पीछा भी कर सकता है। विवेचक गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी भी ले सकता है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई हथियार है तो विवेचक उस हथियार को अपने कब्जे में लेगा। विवेचक गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण भी करवाएगा। विवेचक यदि चाहे तो अपने अधीनस्थों को लिखित आदेश देकर अभियुक्त की गिरफ्तारी करवा सकता है। विवेचक गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में रख सकता है। विवेचक अपराध से संबंधित तथ्यों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से पूछताछ भी कर सकता है और उनको थाने भी बुलवा सकता है। विवेचक अभियुक्त को पूछताछ के लिए रिमांड पर भी ले सकता है। विवेचक जब कोर्ट में बयान देने जाता है तो विवेचक को अपनी केस डायरी देखकर अपनी मेमोरी ताजा करने का अधिकार होता है। विवेचक विवेचना में संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों की गोपनीय निगरानी भी कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में विवेचक मृत्युकालीन बयान भी स्वयं लेखबद्ध कर सकता है। विवेचक किसी भी गवाह के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवा सकता है। विवेचक को अभियुक्त का नमूना हस्तलेख प्राप्त करने का अधिकार है। विवेचक चाहे तो किसी सह अपराधी को वायदा माफ गवाह बनाने के लिए न्यायालय में क्षमादान दिलवाने हेतु आवेदन भी कर सकता है। तो आज आपने जाना विवेचक को असीमित अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए विवेचक को कभी भी हल्के में ना लें। हम अपने वीडियो की पुष्टि भले ही ना करते हो, लेकिन हमारी हर जानकारी सटीक और सही होती है। अब हमें दें इजाजत, आप रहें सतर्क और सुरक्षित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प के खास कार्यक्रम ऑपरेशन खबर में। ऑपरेशन खबर में हम करेंगे खबर का ऑपरेशन
और आप तक पहुंचाएंगे सच्चाई। कौन सही कौन गलत ये फैसला करेंगे आप। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी पर दर्ज हुई एफआईआर। सबसे पहले आपको एफआईआर की धाराएं बताते हैं। एफआईआर की धाराएं हैं 353, 323, 504, 506। और अब एफआईआर की स्टोरी सुनिए। शिकायतकर्ता करण गुप्ता का कहना है 29 तारीख को रात करीब 12 से 1 बजे के बीच एक अज्ञात मरीज अपने सहयोगी राजकमल वाजपेयी के साथ आया, जिसके सीने में दर्द था और मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाने को कहा। मरीज व राजकमल वाजपेयी द्वारा लगातार गाली व अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। उस मरीज का बीपी आदि चेक किया गया और उसके बाद ईसीजी वाले को फोन कर दिया और दोबारा मरीज को देखा गया, लेकिन फिर भी मरीज व राजकमल वाजपेयी चीखने चिल्लाने व गाली देने लगे और मैं वहां से आकर अपने कमरे के अंदर बैठ गया। तभी राजकमल वाजपेयी व उसके सहयोगी मेरे कमरे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अंदर आए, मेरी मेज पर लात मारी, मेरी गर्दन पकड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी बंदूक लोड कर ली और धमकी देने के बाद राजकमल वाजपेयी व उसके सहयोगी अपने मरीज को लेकर चले गए। तो यह थी अभियोजन कहानी। अब आपके जहन में कितने सवाल आएंगे, बारी बारी से हम आपको वो सवाल बताएंगे। सवाल नंबर 1, क्या ट्रामा सेंटर के अंदर बंदूक ले जाना वर्जित नहीं है? सवाल नंबर 2, सुरक्षा गार्ड कहाँ थे? सवाल नंबर 3, जिस मरीज का बीपी आदि चेक हुआ और ईसीजी वाले को फोन किया गया, तो फिर वह मरीज अज्ञात कैसे हुआ? सवाल नंबर 4, जो मरीज सीने के दर्द से तड़फ रहा हो वो गाली गलौज कैसे कर सकता है? सवाल नंबर 5, जैसे ही मरीज ट्रामा सेंटर के अंदर इंटर हुआ तो उसका नाम पता क्यों नहीं नोट किया? सवाल नंबर 6, ईसीजी वाला ट्रामा सेंटर में क्यों मौजूद नहीं था? उसे फोन करके बुलाना पड़ा, फिर भी वह समय से नहीं पहुंचा। आखिरकार वह अस्पताल से कितनी दूर था? सवाल नंबर 7, बंदूक एक नाली थी या 2 नाली? सवाल नंबर 8, क्या मरीज के परिवार से कोई नहीं था? फिलहाल इन सवालों के जवाब आप सोचें और हम आपको लेकर चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर और बताते हैं कैसे पहुंचे भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी ट्रामा सेंटर। यदि भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी की माने तो उनका कहना है कि उनके पास जिला अस्पताल से मरीज की तरफ से फोन आया था और उन्होंने फोन पर डॉक्टर से बात भी की और जब डॉक्टर ने उनसे अभद्र भाषा में बात की तो वह मरीज की मदद के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचे और वहां इलाज में लापरवाही को लेकर उनकी हार्ट अटैक हुई। फिलहाल जिस तरह से आनंद फानंद में बिना जांच के एफआईआर दर्ज हुई, यदि ऐसा ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और निष्पक्ष जांच करवाए। हम आपको राजकमल वाजपेयी और मरीज का वर्जन अभी सुनवाते हैं। आप सुनिए और अपने जवाब, अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। राम राम मित्रों, आज का अखबार आप सभी ने देख लिया होगा कि मेरे ऊपर विभिन्न धाराओं में एक जिला अस्पताल के प्रकरण के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई है। दोस्तों, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो प्रकरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जिला अस्पताल एक ऐसी जगह है, ट्रामा सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर हम और आप किसी भी समय, मुसीबत के समय हमारा आपका आना जाना रहता है और जन सामान्य से जुड़ा हुआ स्थान है। दोस्तों, रात के 12:30 बजे के बाद मेरे पास एक कॉल आई कि भाई आप हॉस्पिटल आ जाइए, नहीं तो ये लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है, मेरी आप बात करा दीजिए। उन माता जी ने मेरी डॉक्टर से के पास मोबाइल ले जाकर बात करने का प्रयास कराया तो डॉक्टर साहब ने कहा
कि अगर नेतागिरी की तो 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनता, आप जाइए यहां से। जब डॉक्टर साहब ने इतना कह के फोन काट दिया तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई मुझे जाना चाहिए, नहीं तो ये ट्रामा सेंटर की कैसी इमेज है आप सब लोग जानते हैं कि ये लोग रात में क्या करते हैं। तो मुझे इसका डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो वाकई कहीं बच्चे को ये लोग मार दें। तो मैं वहां पर रात में ही करीब 1 बजे के आसपास पहुंच गया। दोस्तों, जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि बच्चा एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ तड़प रहा था। उसके पास ना तो कोई वार्ड बॉय था और ना ही कोई डॉक्टर। उसके तीमारदार माने उसकी माताजी, उसकी बहन और एक कोई भाई और उसके साथ थे। वो लोग किसी का उसका चेस्ट दबा रहे थे, उसकी सांस बहुत तेज फूल रही थी, उसके मुंह से झाग आ रहा था, माने उसकी बहुत बुरी स्थिति थी। तो मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं। मैं जब डॉक्टर से मिलने गया, आप अचंभित रह जाएंगे कि ये डॉक्टर साहब दोनों हाथों से बैठे हुए मोबाइल में गेम खेल रहे थे। भाई मेरी आत्मा फट गई। मैंने देखा कि कोई इतना निकम्मा कैसे हो सकता है, कोई इतना नीच, कोई इतना निकृष्ट कैसे हो सकता है कि जो डॉक्टरी जैसे महान पेशे को जो बदनाम कर रहा है। एक बच्चा पड़ोस में मर रहा है और जो डॉक्टर बैठा वीडियो गेम खेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं उस डॉक्टर की पूजा नहीं करने वाला था। मेरी उससे हाथ टाक हुई। मैंने उसे उसके उत्तरदायित्व को याद दिलाने का प्रयास किया। मैंने उसे लताड़ने पर भाई उस डॉक्टर ने मालूम है क्या किया? उस डॉक्टर ने वो वहां से उठा, बोले गार्ड को बुलाओ और सीधे जाके चौकी में बैठ गया जाके। और अगले दिन जब मैं सो के उठा तो उसने तमाम दुनिया भर में इधर उधर अपनी एक तहरीर लिख के अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, सोशल मीडिया पर चलाने का प्रयास किया और सिंपैथी गेन करने के प्रयास किए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि एक बार आप स्वतंत्र रूप से आज पता करा लीजिए कि आप लोगों की वजह से डॉक्टरी जैसे महान पेशे को आज पता करा लीजिए कि ट्रामा सेंटर के बारे में पब्लिक की क्या इमेज है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम व्यवस्थाएं मुहैया करा रही है, तमाम संसाधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जैसे लोग डॉक्टरी जैसे महान पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आप जैसे लोग, आप जैसे काले भेड़िए डॉक्टरी के पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आपकी वजह से ही आज हमारी सरकार बदनाम होती है। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारी सरकार के मंसूबों में पानी फिर रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह मेडिकल कॉलेजों का दौरा कर रहे हैं और उसकी छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे निकृष्ट और नीच लोग हमारे सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि ये जो मुकदमा मेरे पर हुआ है, जो मेरे लिए कोई डीमेरिट नहीं है, ये मेरे लिए कोई बदनामी का विषय नहीं है। ये चीख चीख के गवाही दे रहा है कि रात के 2 बजे कोई सत्ता पक्ष का नेता पब्लिक के लिए संघर्ष करता हुआ मिल रहा है। रात के 2 बजे कोई सत्ता पक्ष का नेता पब्लिक के साथ खड़ा हुआ है। रात के 2 बजे कोई नेता किसी मरीज के साथ किसी समस्या में संघर्ष के लिए तैयार खड़ा है। कोई बात नहीं, अगर हो सकता है कि मैं अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जेल भी जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपको आपके मंसूबों में सफल नहीं होने दूंगा। अगर किसी मरीज के साथ बदतमीजी दोबारा हुई तो आपके साथ भी बदतमीजी होगी। अगर किसी मरीज के साथ असुविधा हुई, अगर मुझे फिर संघर्ष करना पड़ा, चाहे जितनी बार मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब मैं संघर्ष करूंगा। आप ध्यान रखिए, मेरे जीवन का समाज सेवा, जन सेवा, इसके अलावा मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद एक है कि जब तक इस शरीर में जान है, जन सेवा के लिए मैं समर्पित हूं और हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम अंशुल अग्निहोत्री है। परसों रात लगभग 11:30-12 बजे के आसपास अचानक से मेरे सीने में दर्द उठा। हमारे परिजन पड़ोस के हॉस्पिटल हमको लेकर गए, वहाँ पर हमको मना कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारे परिजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमको लेकर गए। वहाँ डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर करण गुप्ता नाम के डॉक्टर ने हमारी माता जी से 20,000 रुपये मांगे और कहा कि अगर 20,000 रुपये नहीं दोगे तो हम आपके बच्चे को नहीं देखेंगे। तो हमारे माता जी के पास कुछ रुपए पड़े हुए थे, उन्होंने वो देने की बात की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा हम नहीं देखेंगे अगर आप हमें रुपए नहीं देंगी 20,000। हमारी माता जी ने भाजपा नेता राजकुमार वाजपेयी जी को संपर्क किया और उन्हें पूरा प्रकरण बताया। उन्होंने प्रकरणों को ध्यान से सुना और उस पर तुरंत संज्ञान लिया और वह किसी देर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब वह आए तो उन्होंने मेरी गंभीर हालत देखी। गंभीर हालत देखने के बाद उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर वार्ता की।
डॉक्टर ने उनसे भी अभद्र भाषा में बात की और आपस में उन लोगों की थोड़ी बहस हुई। इस बीच हमारी स्थिति और नाजुक हो गई। तुरंत बड़े हॉस्पिटल ने हमको सत्यानंद हॉस्पिटल लेकर आया और एडमिट कराया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा में। और कानूनी चर्चा में आजकल हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन पर, और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं रेप केस में पुलिस को कैसे करनी चाहिए विवेचना, ताकि कोई निर्दोष कानून के शिकंजे में ना फंसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल रेप के मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं। अबोध बच्चियों से लेकर उम्र दराज महिलाएं तक रेप की शिकार हो रही हैं। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते, कई बार पार्टी बंदी की वजह से, पुरानी रंजिश की वजह से और पैसे वसूलने के इरादे से निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध भी रेप केस दर्ज करवा दिया जाता है और पुलिस आनंद फानंद में उस निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज देती है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है रेप केस में विवेचना कैसे करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि रेप केस की परिभाषा आईपीसी की धारा 375 में दी गई है, लेकिन दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 376 में दर्शाया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि रेप के अपराध की एफआईआर जब भी पुलिस थाने पर दर्ज हो तो उस अपराध की विवेचना पुलिस को कैसे करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, रेप केस में शिकायतकर्ता पीड़ित महिला के अलावा कोई और होता है। ऐसे में पुलिस को सबसे पहले शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करना चाहिए और पीड़ित महिला के सील को ध्यान में रखते हुए उसका भी बयान दर्ज करना चाहिए। और पीड़ित महिला के बयान के बाद पीड़ित महिला को यह बताना चाहिए कि वह मेडिकल परीक्षण से पहले ना तो नहाए और ना ही अपने वस्त्र बदले। पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण महिला कर्मचारी के माध्यम से कराया जाना चाहिए। पीड़ित महिला के वस्त्रों को कब्जे में लिया जाना चाहिए और पीड़ित महिला के वस्त्रों का निरीक्षण भी कराना चाहिए। घटना स्थल पर मिले भौतिक साक्ष्यों को एकत्र किया जाना चाहिए। महिला के पूर्व आचरण का साक्ष्य एकत्र किया जाए। पीड़ित महिला के परिवार के सदस्यों व आसपास के व्यक्तियों के बयान भी लिए जाएं। घटना का यदि कोई आई विटनेस हो तो उसका बयान लिया जाए। पीड़ित महिला का मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी का बयान दर्ज करवाया जाए। आरोपी को गिरफ्तार करके उसका बयान अंकित किया जाए। घटना के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उन कपड़ों को कब्जे में लिया जाए। आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया जाए। यदि आरोपी अपने को निर्दोष बताता है तो उसका डीएनए परीक्षण कराया जाए। पीड़ित महिला का नाम गोपनीय रखा जाए। आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य संकलित करके निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाए। यह सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पुलिस केस में सही जांच करे तो कोई भी निर्दोष जेल ना जाए और कोई भी दोषी जेल से बच ना पाए। तो अब हमें दें इजाजत और आप रहें सतर्क और सुरक्षित। एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार शुक्ला, एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प के खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपके कानूनी सवालों का जवाब देंगे। आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर फोन के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ एडवोकेट पैनल मौजूद रहता है जो आपके कानूनी सवालों के जवाब के लिए हमारी हेल्प करता है। फिलहाल आज कानूनी चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हरदोई से लक्ष्मी जी मौजूद हैं और शाहजहांपुर से हमारे साथ ताराचंद जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम लक्ष्मी जी की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं क्या है उनका सवाल। लक्ष्मी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा में। आप अपना सवाल पूछें। सर, हम यह जानना चाहते हैं केस डायरी क्या है, इसे कौन तैयार करता है?
देखिए, जब किसी अपराध में एफआईआर पंजीकृत होती है, उसके बाद उस अपराध की विवेचना शुरू होती है और इसके लिए किसी पुलिस अधिकारी को नामित किया जाता है, जिसे विवेचक या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है। और विवेचक जिस डायरी में दिन प्रतिदिन की जानकारी लिखता है, उसे ही केस डायरी कहा जाता है। और सीआरपीसी 172 में यह प्रावधान भी है। और आपका सवाल था, केस डायरी कौन तैयार करता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे, जो विवेचक होता है वही केस डायरी तैयार करता है। इस केस डायरी में अपराध की सूचना कब प्राप्त हुई, विवेचक ने विवेचना कब शुरू की, कौन कौन से अपराध से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए, कब विवेचना को समाप्त किया गया, आदि बातों का जिक्र केस डायरी में होता है। सर, हम जानना चाहते हैं परिवाद क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जब भी कोई अपराध घटित होता है, उस अपराध से पीड़ित व्यक्ति के पास अपराधी को दंड दिलाने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला, शिकायतकर्ता पुलिस को सूचित करे और एफआईआर पंजीकृत कराए। और दूसरा रास्ता यह है कि शिकायतकर्ता सीधा मजिस्ट्रेट को सूचना दे। जब सीधे मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाती है तो उसे परिवाद अर्थात कंप्लेंट कहा जाता है। सर, हम जानना चाहते हैं पीडब्ल्यू और डीडब्ल्यू में क्या फर्क होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपको बता दें, पीडब्ल्यू पिटिशनर विटनेस और डीडब्ल्यू डिफेंस विटनेस होते हैं। वादी और वादी के गवाहों को पीडब्ल्यू कहा जाता है और आरोपी के गवाहों को डीडब्ल्यू कहा जाता है। जब ट्रायल चलता है तो पहले पीडब्ल्यू गवाहों की गवाही होती है और आरोपी के 313 सीआरपीसी के बयान होने के बाद आरोपी डीडब्ल्यू अर्थात डिफेंस गवाह पेश कर सकता है। अब हमें दे इजाजत, हम जल्द आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक मुलाकात में जाने मेरे संघर्ष की दास्तान। हम आपको बताएंगे अपने सफर की पूरी दास्तान, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं अपना खास बुलेटिन एक मुलाकात। तो देखना ना भूले हमारा खास बुलेटिन एक मुलाकात, हर रविवार रात 9 बजे केवल एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प एंड आई एम राजीव कुमार शुक्ला विद यू। If you want to register FIR, then this video is very important for you. In this video, I shall tell you what should you do when police is not writing your FIR. In this condition, what is remedy for you? If you have a mobile number of SHO, then you can send a complaint by way of SMS. You can send a complaint by way of WhatsApp to the SHO. You can also send your complaint by way of registered post. Now you are thinking how to get mobile number of SHO. You can search number of station house on Google. You can also get mobile number of SHO from the police station. If still your complaint is not registered by the SHO, then you may send a fresh copy of complaint to the SP. Because SP is the district head of police department. You can also send a copy of complaint to the IG or DIG or DGP, etc. If still action is not taken your complaint, then you can go to the court and move the application under section 156 subsection 3 with the help of advocate. This is first way to get justice, and second way you can file complaint case before the magistrate under section 200 CRPC. If you want to get those police officers punished who did not write your FIR, then you can also file writ petition before the Honorable High Court. Always remember, crime is an offence against state.
So this is duty of police officer to register your FIR. I shall come back. Till then, goodbye.